हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री के पार्ट बोहर का परमाणु प्रतिरूप यानी बोहर का परमाणु मॉडल। इससे पहले आपने पढ़ा था कि रदरफोर्ड और थॉमसन का। पहला थॉमसन का जो तरबूज मॉडल था, इसको प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल कहते हैं। फिर आया रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने जो है कुछ कमियां थी जिन्होंने मैक्सवेल का नहीं व्याख्या कर पाई, स्थायित्व को नहीं बता पाए। आगे उसके बाद आए बोहर, जिन्होंने परमाणु प्रतिरूप दिया। आइए स्टार्ट करते हैं। इनका जो प्रतिरूप था वो प्लांक क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था, जो हाइड्रोजन परमाणु पर दिया गया। सबसे पहला जो तत्व था हमारा हाइड्रोजन था, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। यहाँ न्यूक्लियस था जो धनावेशित होता है। इसके सामने जो है कक्षाएं हैं KLM ऐसे करके विभिन्न ऊर्जाओं की। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अचल तथा जो अस्थायी वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, जिनको हम कोष या कक्ष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये सारे जो है KLM जो है ये ऊर्जा स्तर होते हैं। के जो है जो नाभिक के समीप होता है उसकी जो है 1 कहते हैं। एल को जो उससे दूर होता है N2, M को N3 और N को N4 कहेंगे। तो जब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो यह ऊर्जा की कुछ हानि या वृद्धि नहीं करता, परंतु जब यह एक ऊर्जा स्तर से दूसरे स्तर में प्रवेश करता है तो ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करता है, जो फोटॉन के रूप में होता है। जिसे पहला है ये N1 है, N2 है, या N3 है। जैसे अगर N2 जो है अपने से बाहर की ओर जाता है तो ये अवशोषण करता है ऊर्जा का, और अगर अपने से पहले पीछे पीछे वाले में जाता है यानी उसको और एनर्जी उत्सर्जित करनी पड़ती है। तो ये जो है जो ऊर्जा ये उत्सर्जित या अवशोषित करता है तो वो फोटॉन के रूप में विच इज़ इक्वल टू E इज इक्वल टू एच म्यू इसके फॉर्म में करता है। आगे चलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सरल रेखा में चलता है, इसलिए इसका जो है रेखी संवेग P इज इक्वल टू M इंटू वी होता है। और ये वृत्ताकार पथ पर चलता है, इसलिए इसका कोणीय वेग जो होता है MVR, ये कोणीय संवेग होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो केवल उसी पथ वृत्ताकार पथ पर घूमता है जहाँ इसका कोणीय संवेग MVR और क्या हो h/2 का पूर्ण गुणज हो, उसी पथ पर घूमता है। यहाँ देखिए दो बल काम करते हैं, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। अपकेंद्र बल जो है होता है वो बाहर की ओर, और अभिकेंद्र बल जो होता है वो अंदर की ओर, उसको बैलेंस बनाने के लिए काम करता है। यहाँ देखिए इस हिसाब से अभिकेंद्री बल ये हो जाएगा ZE² / R² विच इज इक्वल टू MV² / R। ये हो जाएगा अपकेंद्री बल, दोनों संतुलनावस्था में रहेंगे। आगे चलते हैं। बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां यानी प्रतिरूप की कमियां कुछ थीं, उनको देख लेते हैं। यह केवल एक इलेक्ट्रॉन तंत्र पर लागू हो, जहां जिस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन हो उसी पर लागू होता है, क्योंकि जो है हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये बहु इलेक्ट्रॉनिक तंत्र पर नहीं काम करता है। आगे चलते हैं। जीवन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव। ये देखिए स्टार्क प्रभाव है, पहला जीवन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव ये है। आगे चलते हैं, बताते हैं। स्पेक्ट्रमी रेखाओं को विद्युत क्षेत्र में रखने पर इसका विपाटन यानी स्प्लिटिंग स्टार्क इफेक्ट कहलाता है, प्रभाव कहलाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रमी रेखा को अगर विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो इनका जो स्प्लिटिंग होता है उसको हम स्टार्क प्रभाव कहते हैं। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में जब विपाटन होता है तो उसको हम जीवन प्रभाव कहते हैं। यहाँ देखिए जब चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाएगा तो वहाँ अगर विपाटन या स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रमी रेखाओं को,
ठीक है, तो उसको हम जीमन प्रभाव कहेंगे। अगर विद्युत क्षेत्र है तो हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो इन प्रभावों की जो व्याख्या था वो बोहर परमाणु मॉडल नहीं कर पाया, इसलिए ये फ्लॉप हो गया। इन्होंने स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता के बारे में जो है जानकारी प्राप्त नहीं होती इससे। आगे चलते हैं परमाणु की त्रिज्या। तो संवेग और जो है यानी mvr=nh/2 पाई, इससे हम v निकालेंगे। v हमारा वेग हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। यहाँ v=hn/2 पाई mr, ये हो जाता है। फिर इतना करते हैं mv²/r, इससे हम ze के संबंध से निकालते हैं, यानी अब केंद्र बल अब केंद्र बल वाला। तो v² यहाँ निकाल लेते हैं, तो आ जाता है mv²=ze²/r, यहाँ से ये हो जाता है। फिर v की वैल्यू इसमें जो है इसमें रख देते हैं, तो यहाँ ये चीज़ बन जाती है। और काट करके हम जो त्रिज्या है उसकी निकाल लेते हैं इसमें और इसमें। यहाँ अगर देखा जाए तो इस वाले फॉर्म में यहाँ z जो है एटॉमिक नंबर है, यहाँ m जो है मास है, e है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, n जो है नंबर ऑफ सेल है। ठीक है, फिर केस फर्स्ट है। यहाँ जो त्रिज्या होती है, बाकी ये सब जो है हमारे ये हैं, क्या नाम है, कांस्टेंट वैल्यू, और इसी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी n पर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उनके लिए उसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर n बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ती है। ठीक है, अगर n बढ़ता है वो त्रिज्या भी बढ़ेगी। जैसे मतलब नंबर ऑफ सेल्स जो है वो, अगर पहला है सेल तो उसकी अलग होगी, दूसरा है अलग भी होगी। तो इस प्रकार अगर दो त्रिज्याएं हैं, दो त्रिज्याओं के अनुपात है, तो ये हमारा सेलों का हो जाएगा। फिर सेकंड है केस, ये होता है जेड के। जेड जब हमारा होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। तो अगर एटॉमिक नंबर जो है हम बढ़ता है एटॉमिक नंबर, तो रेडियाई उसकी छोटी होती चली जाती है, आकार उसका छोटा होता चला जाता है। तो अगर दो रेडियाई दी हो या दो एटॉमिक नंबर दिया हो तो हम उससे अनुपात निकाल सकते हैं रेडियस का, परमाणु की त्रिज्या का। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कोश की त्रिज्या ज्ञात करो। अब दूसरे कोश की त्रिज्या ज्ञात करनी है हाइड्रोजन परमाणु का, तो सेकंड है सेकंड, तो यहाँ यानी इक्वल टू सेकंड रखेंगे। और हमारे जानते हैं z इक्वल टू 1 होता है हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ हम रख देंगे। उसकी वैल्यू जो है 0.529 था, जो ये वाले हैं सब हमारे, ये चीज़ इनका जो है 0.529 इसका मान हो जाता है, वहाँ हम रख लेते हैं। तो ये आंसर आ जाता है इतना एंगस्ट्राम, 2.116 एंगस्ट्राम। आगे चलते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के पहले तथा दूसरे कोश की त्रिज्याओं का अनुपात, पहला और दूसरा। ठीक है, तो पहला और दूसरा हो जाएगा। फिर अब यहाँ z की वैल्यू 1 ही है, तो यहाँ हम यहाँ रख लेंगे और निकाल लेंगे। ये देखिए त्रिज्याओं का अनुपात है, तो पहला कोश और दूसरा कोश यहाँ रख देंगे स्क्वायर में आकर के, त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 1/4, यानी 1 जो है रेशियो 4। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के दूसरे व लिथियम +2 के पहले कोश की त्रिज्याओं का अनुपात। अब जो है यहाँ हम ये वाले दोनों फार्मूला लगा देंगे n1 और z2 जो है इन्वर्सली होता है, तो z2/z1 हो जाएगा, और n1 n2 जो है वो प्रोपोर्शनल में है, इसलिए n1/n2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ जो है लिथियम जो है
लिथियम का जो है हाइड्रोजन का दूसरा है, और इसका जो है ये जो है तीसरा हो जाता है। उसका पहला एक जो है जेड जो है इसका Z2, इसका जो है एटॉमिक नंबर एक का 2 हो जाएगा, एक का जो है 3 हो जाएगा। पहला ये है, दूसरा ये है। ऐसा करके निकाल लेंगे तो आ जाएगा इतना। अब आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेग तो हम जानते ही हैं mv/r इज इक्वल टू NH/2 ये होता है, तो v से हम निकाल लेंगे v इज इक्वल टू NH/2πr/m। यहाँ से त्रिज्या इसकी निकल जाती है ये। फिर आगे चलते हैं, फिर यहाँ जो है mv/r में यहाँ हम r की वैल्यू रख देते हैं तो ये आ जाता है। इसी फॉर्म में इसको रख देते हैं r की वैल्यू, अगर यहाँ रख देते हैं तो ये बन जाता है। उसके बाद जो कटता है उसको काट लेते हैं, फिर आगे ये बन जाता है। फिर यहाँ वैल्यू आ जाती है हमारी इतनी, इतने की वैल्यू हो जाती है 2.18 इंटू 6 ये आ जाती है, जो कि इक्वल होती है इसके v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/n हो जाती है। केस फर्स्ट में यहाँ होता है जो वेग होता है इलेक्ट्रॉन का जो है वेग वो z के बराबर होता है, z के प्रोपोर्शनल होता है। और जो वेग होता है इन्वर्सली होता है ये हमारे जो है कोशों के, यानी जो सेकंड कोस थर्ड कोस इसका होता है, इसके प्रोपोर्शनली होता है। मतलब जैसे जैसे कोस बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी वेग जो है बढ़ेगा। नहीं, उल्टा है, अगर जो है वो क्या नाम नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो वेग जो है बढ़ जाएगा, वो कम हो जाएगा। वो बढ़ता है तो ये कम हो जाएगा, इन्वर्सली में है। और अगर परमाणु मॉडल जो है इसका अगर ज़्यादा होता है, मतलब वो क्या नाम है एटॉमिक नंबर अगर ज़्यादा होता है तो वेग भी ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों का। आगे चलते हैं, He2+ के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। तो यहाँ हम रखते हैं, तो He2 में 2 रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं, 2 जो है उसका वो भी है, इसलिए वहाँ रखेंगे। तो यहाँ कट कट करके 2 हो जाएगा और यहाँ वेग आ जाएगा इतना। हाइड्रोजन के पहले और तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों के वेग का अनुपात देखिए v1/v2, ठीक है, पहले और तीसरे में निकालना है। तो पहला कोष क्या है नीचे आ जाएगा, तीसरा कोष ऊपर हो जाएगा, तो वो 3:1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, हाइड्रोजन के दूसरे तथा Li सेकंड 2+ के पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों के वेगों का अनुपात हम जानते हैं v1/v2 इज इक्वल टू Z1/Z2 इंटू N2/N1 ये होता है। तो वेग निकालना है तो हम सबसे पहले हम रखते हैं पहला और तीसरा लिथियम का, तो यहाँ Z1/Z2 हो जाएगा। और जो है N2 जो है वो पहले इलेक्ट्रॉन का पहले कोश का और उसके हाइड्रोजन के दूसरे का निकालते हैं, तो ये हो जाता है 1/6, यानी 1:6 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करना, कैसे ऊर्जा करेंगे, कुल ऊर्जा इज इक्वल टू जानते हैं हम कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिला करके कुल ऊर्जा, यानी ET इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये हमारा mv² हम जानते ही हैं उससे होता है संवेग वाले से, तो वहाँ 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, तो हमारा आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गई। आगे चलते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के समीप किसी कोष में लाने के लिए कितना कार्य किया गया उसी को स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को नाभिक के समीप लाना है तो कितना काम लगेगा वही हो जाएगा। हमारा Z² माइनस में हो जाता है क्योंकि हम विपरीत कर रहे हैं। तो ये दोनों इक्वेशन मिल जाने के बाद इनको दोनों जोड़ देते हैं, हमारा तब
पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मिला करके हमारी टोटल एनर्जी ये आ जाती है। ठीक है। अब यहाँ जो है आर के फॉर्म में आर की एनर्जी ये होती है, फार्मूला आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। तो यहाँ आर की वैल्यू इस पर पुट कर देते हैं तो ई टी हमारी ये आ जाती है, ये जो कि -2 पाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर ये हो जाता है। अगर अर्ग में देखा जाए तो ये हो जाता है -2.18 इंटू 10 की पावर -11 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये अर्ग परमाणु। और ई टी जो हो जाती है वो अगर जूल में देखा जाए तो -2.18 इंटू 10 की पावर 18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये जूल पर परमाणु में होता है। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कुल ऊर्जा हो जाती है -113.6 इंटू 10 की पावर जेड स्क्वायर और एन अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है जो इलेक्ट्रॉन को स्थायित्व प्रदान करती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो -ET। कुल ऊर्जा बढ़ने पर गतिज ऊर्जा घटती है, इसीलिए ये नेगेटिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी कुल ऊर्जा बढ़ाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसीलिए 2ET होती है। फिर ET जो होती है वो -Z स्क्वायर, अर्थात परमाणु क्रमांक बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा घटती है। अगर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा घटेगी। और कोशों की संख्या बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के पहले व दूसरे व तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की ऊर्जाओं का ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इस वैल्यू में रख लेंगे -13.6 इंटू 1 रख देंगे, 1 के लिए निकाल लेंगे, ये 2 के लिए हमारा हो जाएगा और ये जो है हमारा 3 के लिए हो जाएगा। इतने वैल्यू ये दोनों के लिए ऐसे आ जाएगी। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन के पहले व दूसरे कोश के कुल ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करो। तो पहली ऊर्जाओं का और दूसरी ऊर्जाओं का ऐसे करके निकाल लेंगे तो आ जाएगा 4:4/1 रेशियो। ये कट जाएगा, बाकी ये सब जो है वो आ जाएगा। आगे चलते हैं। लिथियम +2 के दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो यहाँ जो है ET हो जाएगी, यहाँ हम जानते हैं इतना निकल आएगा। दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऊर्जा ये हो जाएगी इतनी। अब काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है तो आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका दूसरा जो है एक क्वेश्चन यही है तो ये फिर से देख लिया जाएगा दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो TGT, ताकि अच्छे से हो जाए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।